गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं हमारे सभ्यताओं के इतिहास में। हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के आज हम आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो आर्थिक जीवन में जो बिंदु आते हैं, पहला बिंदु कृषि और पशुपालन। नंबर 2 उद्योग और व्यापार। नंबर 3 वाणिज्य। यह आर्थिक जीवन से संबंधित बिंदु है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि। जैसा कि हमारे पास कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्यों में हम बात करते हैं कि यहाँ पर 9 प्रकार की फसलें बोई जाती थी। फिर दोनों मौसम की फसलें बोई जाती थी। ये लोग कपास को सिंडस या सेंडन नाम से जाना गया, जो सिंधु क्षेत्र में उत्पादित होता था। इसी कपास की कृषि की जाती थी। गन्ने से इस सभ्यता के लोग या यह लोग परिचित नहीं थे। गन्ने से ये लोग परिचित नहीं थे। तो इस तरह से फसलें बोने के लिए इनके पास एक तकनीकी होती थी, जिसका साक्ष्य हमें कालीबंगा में मिला है। कालीबंगा में जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं। यह हमारे वैज्ञानिक कृषि के साक्ष्य हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को जब हम देखते हैं और कृषि के साक्ष्य देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कृषि के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा में, जहां जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसको हम ग्रिड पैटर्न या ग्रिड प्रणाली के नाम से जानते हैं। ग्रिड पैटर्न या ग्रिड प्रणाली में क्या होता है, एक खेत में एक ऋतु में एक साथ 2 प्रकार की फसलें बोई जाती है, एक बार इधर और एक बार इधर। इस तरह से वैज्ञानिक तरीके से कृषि की जाती है। इसके अलावा बनावली हरियाणा में मिट्टी के हल और बैल के साक्ष्य मिले हैं। ये भी कृषि को दर्शाते हैं। इसके अलावा सिंचाई के लिए एक अफगानिस्तान में स्थान है सौरतुघई अफगानिस्तान, और पाकिस्तान के रेगिस्तान चौलिस्तान, जहां नहरी सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर नहरी सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात में लोथल, रंगपुर, यहाँ पर बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। अधिकतर मृण मूर्तियों पर और मुहूरों पर तो हम देखते हैं तो कुकुदनुमा युक्त यानी खुम्बी वाला जो बैल है, उस बैल के चित्र उत्कीर्ण है। अर्थात सिंचाई के कार्यों में बैल का उपयोग कृषि के कार्यों में किया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता होने के बाद भी प्रमुख पहला जो व्यवसाय था वो था कृषि, जहाँ इस तरह की उन्हें 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था। दोनों मौसम यानी रबी और खरीफ दोनों ही मौसम में ये फसलें बोते थे। कपास सिंडन सिंधु क्षेत्र में बोई जाती थी, कपास की कृषि होती थी। इसका मतलब वस्त्र उद्योग, यहाँ हम आगे देखेंगे वस्त्र उद्योग भी पनपा।
गन्ने की खेती से परिचित नहीं थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो ग्रिड पैटर्न पर एक तकनीकी तरीके से कृषि की जाती थी। ये बोर्ड में पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल जहां पर वैज्ञानिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बनावली हरियाणा में मिट्टी के हल और बैल के साक्ष्य मिले। सिंचाई के साक्ष्य शौरतुगे अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के रेगिस्तान चोलिस्तान में नहरी सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह से कृषि का कार्य है ये अच्छे तरीके से यहाँ पे किया जाता था। पशुपालन की यदि हम बात करें तो यहाँ सभी प्रकार के पशुओं को लोग पालते थे, लेकिन कुछ विशिष्ट ये है कि हमारे पास जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों के आधार पर हम बात करते हैं। जहां हमें इस तरह के साक्ष्य जो मिले हैं, इनमें सर्वाधिक जो साक्ष्य मिले हैं वो बैल के साक्ष्य मिले हैं। यानी पशुपालन में बैल का उपयोग करते थे। पशुओं में जब हम देखते हैं तो पशुओं में बैल के साक्ष्य और बैल के साक्ष्य जो कुकुदनुमा युक्त और कुकुदनुमा रहित, कुकुदनुमा युक्त और कुकुदनुमा रहित। जो कुकुदनुमा युक्त बैल है वो मोहरों पर और कुकुदनुमा रहित है वो मृण मूर्तियों पर चित्र उत्कीर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि पशुओं में मुख्यतः जो कृषि कार्य है उसके लिए बैल का उपयोग होता था। इसका हम लोग गाय तो पालते थे, गाय से परिचित थे, जिसके बारे में हमने आगे बात कर ली है। उसके बाद हम देखें हाथी, भैंसा, घड़ियाल, हरिण, मयूर, फाख्ता, ऐसे जानवरों और पक्षियों से ये लोग परिचित थे। और विशेष बात हमने अश्व के बारे में कर ली कि अश्व के जो साक्ष्य मिले हैं, चाहे राण गुरई में जबड़ा मिला हो, चाहे अश्व की अस्थियां मिली हो, तो इन साक्ष्यों से यह कि अश्व से ये लोग परिचित थे। ये हमारी पाठ्य पुस्तक में ही है कि अश्व से परिचित थे, बाकी जगह पर अश्व से परिचित नहीं थे। तो इस तरह के पशुओं का इन्हें पूर्ण ज्ञान था। तो कृषि और पशुपालन, इसके अलावा इसके बाद जो महत्वपूर्ण इनका प्रमुख व्यवसाय था वो था व्यापार और वाणिज्य। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख जो उद्योग व्यापार था वो सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए यहाँ जब हम व्यापार और उद्योग की बात करते हैं तो यहाँ का जो व्यापार है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। यानी यह व्यापार केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में, खाड़ी देशों में ये व्यापार होता था। सबसे पहली बात ये कि जो व्यवसाय है, व्यवसाय में जो उद्योग है, उद्योग के अंदर हम देखते हैं यहाँ प्रमुख उद्योग है मन का उद्योग। मन का उद्योग दो स्थल है, चन्हूदड़ो और लोथल। चन्हूदड़ो और लोथल में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। यानी यहाँ पे मन का कारखाना के रूप में उद्योगों का विकास हुआ। ये मनके किसके बनते थे? ये मनके सैल खड़ी, विशेष करके ध्यान रखें, सैल खड़ी पत्थर जो है, पत्थर के ये मनके बनते थे। इसके अलावा ये मनके धातु से बनते थे। धातु में सोने के बनते थे, सोना दक्षिण भारत से प्राप्त होता था। सोना, चांदी, ईरान, अफगानिस्तान से चांदी प्राप्त की जाती थी और वहाँ से चांदी प्राप्त करके चांदी से मनके बनते थे। ताम्र धातु के मनके भी बनते थे। राजस्थान के अंदर खेतड़ी स्थल जहाँ पर इस तरह के, और जयपुर के पास जोधपुरा क्षेत्र जहाँ इस तरह के ताम्र के साक्ष्य मिले, तो तांबे से भी मनके बनते थे। इसके अलावा एक मणिरत्न पत्थर होता था, मणिरत्न कीमती पत्थर जिससे मनके बनते थे। मनकों का उपयोग दो रूप में होता था, गहने के रूप में भी इसका उपयोग होता था और व्यापार विनिमय, वस्तु विनिमय में भी मनके का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ का जो प्रमुख उद्योग है वो मन का उद्योग है। नंबर 2 है वस्त्र उद्योग।
वस्त्र उद्योग के हमारे पास इस सभ्यता के क्या साक्ष्य है? वस्त्र उद्योग के हमारे पास इस सभ्यता के साक्ष्य है। सबसे पहला जो हड़प्पा स्थल है, यहाँ पे खुदाई में तकलियां मिली है, और तकलियां जो है वो धागे को बीनने में, धागे को काटने में काम आती है। तो तकलियां ये हमारे साक्ष्य बता रही कि वस्त्र उद्योग। दूसरा हमारे पास यहाँ साक्ष्य है कपास की खेती। कपास की खेती करना, सिंधु के क्षेत्र में कपास की खेती होती थी जो वस्त्र उद्योग को उजागर करती है। तो ये इस तरह के वस्त्र उद्योग के साक्ष्य। इसके अलावा जो मृद भांड है, मृद भांडों में हमें खुदाई में अनेक मृद भांडों में वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं। जो समाधान मिले हैं, समाधान का मतलब है दफनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें भी जो प्रमुख वस्तुएं रखी गई है उसमें भी कहीं न कहीं इस तरह के वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका मतलब ये था कि उद्योग यहाँ पर ये मूल रूप से मन का उद्योग और उसके बाद वस्त्र उद्योग था। यदि हम व्यापार की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार है वो किस तरह का व्यापार था, तो यहाँ का जो व्यापार था वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। यहाँ जो व्यापार होता था मुख्य रूप से भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता था। जैसा कि हम देख रहे हैं मानचित्र में, हम देखते हैं जैसे मतलब भारत के बाद यदि हम देखें यहाँ पे सीरिया, फारस की खाड़ी, इधर मेलुआ एक क्षेत्र है। उसके बाद हम देखते हैं इधर फारस की खाड़ी के बाद मैसोज का क्षेत्र, जिसे हम पोटामिया के नाम से जानते हैं। यहाँ हम देखते हैं ये सौत का गैडोर। यहाँ हम देखते हैं लोथल का बंदरगाह, धोलावीरा। यदि हम इसके पूरे क्षेत्र के व्यापार को देखें तो हमारे पास साक्ष्य है। मेसोपोटामिया में एक स्थान है अकद नामक स्थान पर एक लेख मिला है जिसका नाम है सारगोन का लेख। देखिए, यदि हम हड़प्पा सभ्यता के व्यापार की बात करते हैं तो हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के प्रमुख स्थलों में जो प्रमुख बंदरगाह है वो है लोथल का बंदरगाह, डाक यार्ड, जो कि हम स्थापत्य कला में इसके बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद धौलावीरा, ये भी एक व्यापारिक केंद्र है। इसके बाद में यहाँ पर एक बस्ती है, इस बस्ती का नाम है मेलुआ बस्ती। इस मेलुआ बस्ती का उल्लेख जो है वो इस सारगोन के लेख में मिला है, और सारगोन के लेख में मेलुआ बस्ती के बारे में लिखा है कि ये नाविकों का देश, ये बस्ती सिंधु के क्षेत्र में है। लेकिन इसका उल्लेख जो है सारगोन लेख में है कि ये मेलुआ क्षेत्र है, वणिक वर्ग है, ये लोग नावों से व्यापार करते थे। तो इस तरह के साक्ष्य जो मिले हैं वो इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दर्शाते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ इस सारगोन लेख में दिलमुन की खाड़ी का उल्लेख है। दिलमुन की खाड़ी, मगान की खाड़ी, ये जो इस मैसोज का नगर है, किस नगर और उर नगर का भी उल्लेख हुआ है। तो इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ भारतीय क्षेत्र और इधर मध्य एशिया के क्षेत्र में जो बंदरगाह है, जलीय मार्ग के बंदरगाह है, उनका उल्लेख सारगोन लेख में मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जो व्यापार है सिंधु घाटी सभ्यता में वो इस क्षेत्र से था। दूसरा जो साक्ष्य सौत का गैडोर, ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम जो दक्षिणतम, इधर पश्चिम में दक्षिणतम जो क्षेत्र है वहां का प्रसिद्ध सौत का गैडोर एक बंदरगाह था। मेसोपोटामिया की कुछ मुहूरें हमारे यहाँ पर मोहनजोदड़ो में मिली है। मोहनजोदड़ो में, ये मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये मोहनजोदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, और यहाँ मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो में जो मेसोपोटामिया की मुहूरें मिली है, उन मुहूरों पर नावों के चित्र मिले हैं,
और नावों के चित्र मिले हैं वो ये बता रहे हैं कि जलीय मार्ग व्यापार है वो मेसोपोटामिया और मोहनजोदड़ो के व्यापारी नगरों के मध्य इस तरह का व्यापार जो है यहाँ जलीय सिंधु नदी से चलता था और फिर समुद्र से जलीय व्यापार जो है मेसोपोटामिया के साथ होता था। एक लोथल में बटन के आकार की मुहरें मिली है, ये बटन के आकार की मुहरें मैसोज की है जो ये दर्शाती है कि व्यापार में इस तरह की मुहरों का उपयोग होता था। एक मैसोज की मोहर मिली है मोहनजोदड़ो में जिस पर हाजा पक्षी का चित्र बना है, वो ये दर्शाता है कि यहाँ के क्षेत्र के जो प्रमुख वस्तुएं थी उनके बारे में मोहनजोदड़ो और मैसोज के लोग आपस में अच्छे तरीके से परिचित थे। इनके व्यापार के लिए इस तरह से जलीय मार्ग का ये प्रयोग करते थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार है वो जल मार्ग से चलता था। यहाँ जलीय व्यापार में प्रमुख रूप से निर्यात की वस्तुओं में हाथी दांत है, ऐसी अनेक प्रकार की कीमती वस्तुएं हैं। एक पात्र मिला है फयांस, इस फयांस के अंदर जो कीमती वस्तुएं रखी जाती है वो यहाँ से निर्यात की जाती थी। कुछ स्थलों से इस तरह के पात्र भी मिले हैं जिसमें तरल पदार्थों के व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार था। यदि हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा के रूप में यहाँ पर जो मनके हैं उन मनकों का उपयोग करते थे। मनकों का धातु के हो या पत्थर के मनके हो। नाप तोल की बात करें तो नाप तोल में ये लोग परिचित थे। यहाँ पर बाटों का प्रयोग किया जाता था। परीक्षा में प्रश्न आता है हड़प्पाई बाट क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता में नाप तोल के लिए एक चर्ट नामक पत्थर होता था। उस चर्ट पत्थर के जो बाट बनते थे और नाप तोल का जो आधार था वो द्विघाती आधार था। द्विघाती का मतलब 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 इस तरह के द्विघाती आधार से यह नाप तोल का उपयोग करते थे। तो हड़प्पाई लोग नाप तोल से परिचित थे। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार है वो चलता था। तो आर्थिक जीवन में विशेष रूप से देखते हैं कृषि, पशुपालन और यहाँ का मुख्य रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की। स्टूडेंट्स, धार्मिक जीवन के संबंध में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारी जो पाठ्य पुस्तक में जो महत्वपूर्ण बातें दे रखी है वो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें इस धार्मिक जीवन में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है धार्मिक जीवन की। जब हम बात करते हैं धार्मिक जीवन में सबसे पहले आता है पूजा पद्धति। पूजा पद्धति, जब हम पूजा पद्धति की बात करते हैं तो प्रकृति पूजा के साक्ष्य मिले हैं। और प्रकृति पूजा में वृक्ष पीपल के साक्ष्य मिले हैं। प्रकृति पूजा में वृक्ष पूजा मुख्य रूप से होती थी। मुहरों पर नाग के चित्र इस तरह से प्रतीक के रूप में पूजे जाते थे। अधिकतर जो मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की जो मूर्तियां हैं उन पर सर्वाधिक जो चित्र मिले हैं वो मातृदेवी के मिले हैं। और मातृदेवी को वंश वृद्धि यानी वृक्ष की रक्षक दिखाई देती हैं। तो ये पूजा पद्धति इनकी इस तरह की थी। दूसरा है अंधविश्वास। जब हम अंधविश्वास की बात करते हैं तो ये लोग यज्ञ में विश्वास करते थे। अनेक स्थानों पर अग्नि वेदिकाएं मिली, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा ये लोग एक ताबीज धारण करते थे। ताबीज जो है वो इस तरह से हाथ में बांधा जाता था, जो किसका प्रतीक था कि इस तरह की कोई तांत्रिक और बाहरी शक्तियां हैं वो उन पर हावी नहीं हो। इस प्रकार ये लोग अंधविश्वासी थे। इसके अलावा मुख्य रूप से यहाँ जो प्रमुख रूप से साक्ष्य है वो है मातृदेवी की आराधना। मातृदेवी की आराधना, ध्यान देना,
मातृ देवी की आराधना परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। सर जॉन मार्शल ने यहाँ की जो देवी को, जो मातृ देवी है, उस देवी को आयरिश देवी के रूप में माना है। और ये जो मातृ देवी की जो साक्ष्य हमें मिले हैं, ये हमें मिले हैं हड़प्पा में क्या साक्ष्य मिले हैं मातृ देवी के? एक चित्र मिला है जिस पर आसन के रूप में माता विराजमान है और माता के गर्भ से एक वृक्ष जो है वो वृक्ष दिखाया गया है और माता के पीछे पुरुष खड़ा है। पुरुष जो हथियार लेके खड़ा है, हाथ में एक हथियार लेके खड़ा है और एक माता का जो हाथ है उस पुरुष की ओर से आशीर्वाद के रूप में है, आशीर्वाद के रूप में दर्शाया गया है। तो ये जो चित्र है ये हड़प्पा स्थल पर मिला है जिसे हम मातृ देवी के रूप में जानते हैं। अनेक स्थलों पर हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल है जहां अधिकतर जो खुदाई हुई वह खुदाई में इस तरह की मातृ देवी की मृण मूर्तियां मिली है। यानी यहाँ पर सर्वाधिक जो आराध्य देवी थी वो मातृ देवी थी, मातृ देवी को पूजा जाता था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में जो प्रमुख एक चित्र मूर्ति मिली है, पत्थर की इस तरह की जो मूर्ति, चित्र मूर्ति मिली है, उस चित्र मूर्ति में जो प्रमुख देवता है वो है आद्य शिव, जिसे हम पशुपति नाथ कहते हैं। आद्य शिव जिसे सर जॉन मार्शल ने पशुपति नाथ या फिर रुद्र देवता के रूप में माना है, रुद्र देवता के रूप में इसे माना गया है। इस चित्र में वो एक सांभवी मुद्रा का मतलब होता है योगासन के रूप में विराजमान है और उनके सिर पर एक सींग है जिसे हम पशुपति नाथ के रूप में मानते हैं। इसके एक और भैंसा और गैंडा, बाईं ओर भैंसा और गैंडा और दाईं ओर हाथी और बाघ, 4 पशु इस तरह से हैं और 2 इस मूर्ति के नीचे यहाँ पे 2 पशु है जो हरिण है, हरिण 2 है और एक यहाँ पे मोर पक्षी का चित्र है। और फिर उसके यहाँ पे नीचे जो है, नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर 7 लेख लिखे हुए हैं, 7 लेख लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो कुल पशु जो है वो कितने हैं? कुल पशु है यहाँ 6, लेकिन पशुओं की प्रजातियां हैं 5 और यहाँ 7 लेख लिखे हुए हैं। इस तरह का जो एक मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में, इस तरह की मूर्ति मिली है और मोहनजोदड़ो की इस मूर्ति के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में पशुपति नाथ मुख्य देवता था और मातृ देवी मुख्य देवी मानी जाती थी। तो जब हम धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो यहाँ 4 मुख्य बिंदु होते हैं। पहला है प्रकृति पूजा पद्धति, दूसरा है अंधविश्वास की परंपरा जिसके अंदर हम अग्नि वेदिकाएं, शवाधान की प्रणाली और ताबीज धारण करने की परंपरा है उसको अध्ययन करते हैं। तीसरा है मातृ देवी जिसको सर जॉन मार्शल ने आयरिश देवी के नाम से माना है और इसके साक्ष्य हड़प्पा में मिले हैं। इसे मातृ देवी के रूप में जो आसन पर विराजमान है, इनके गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है, पीछे एक पुरुष हथियार लेकर खड़ा है और माता का एक हाथ आशीर्वाद के रूप में है। इसे मातृ देवी के रूप में माना जाता है। अधिकतर हड़प्पा स्थलों पर मृण मूर्तियां मिली है, उन पर मातृ देवी के चित्र है। इसी यहाँ की प्रमुख आराध्य देवी है वो मातृ देवी है। उसके बाद यहाँ आद्य शिव पशुपति नाथ जिसे हम रुद्र देवता के रूप में मानते हैं, इनके जो मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो में मिली है और इस मूर्ति में सांभवी मुद्रा में, योगासन मुद्रा में पशुपति नाथ यानी जिसके सिर पर सींग दर्शाए गए हैं, इस तरह की आकृति है जिसके एक और
यहाँ गैंडा और भैंसा है, तो दूसरी ओर हाथी और बाघ है, और यहाँ नीचे 2 हरिण के चित्र दर्शाए गए हैं और एक लेख भी लिखा हुआ है। इस तरह का एक जो चित्र मिला है, इस तरह के चित्र को हम आद्य शिव या पशुपति नाथ के रूप में मानते हैं। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो मैसूर के अंदर पुरोहित थे, मैसूर के अंदर पुरोहित थे, उन्हीं पुरोहितों के समान ही यहाँ पर मोहनजोदड़ो में एक राज पुरोहित की प्रतिमा मिली है। यह राज पुरोहित जो है वो राज शासन चलाने का कार्य भी करता था और धार्मिक कार्य का आयोजन भी करता था। तो इस तरह से हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक और धार्मिक जीवन को देखते हैं। देखिए, आर्थिक जीवन में पशुपालन और कृषि, जिसके अंदर कालीबंगा में जो ग्रिड प्रणाली के आधार पर कृषि की गई है वो महत्वपूर्ण है, विशेष है। और उसके बाद व्यापार देखते हैं तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, क्योंकि नगरीय सभ्यता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहाँ से होता है? सिंधु घाटी सभ्यता के मेलुआ क्षेत्र से। सिंधु घाटी सभ्यता के ये जो सोतका गड्डोर बंदरगाह है, लोथल बंदरगाह है, इन बंदरगाहों से मैसूर के उरनगर, किसनगर और ओमान की खाड़ी, दिलमुन बंदरगाह जल मार्ग से व्यापार होता है। इस तरह के साक्ष्य में सारगोन लेख से मिलते हैं। विशिष्ट रूप से परीक्षा की दृष्टि से जो आर्थिक व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसमें इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद। आगे की बात अगली क्लास में करेंगे।